कि ह्यूमंस, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें अगर हम लीडर नहीं बने, हमारी इकोनॉमी अगर कोई गलत बयानी करेगा, कल को यही बात पाकिस्तान कह देगा, तो हमारे मिनिस्टर खड़े होकर बोलेंगे ना। अभी इनका टारगेट है पब्लिक, क्योंकि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि इस महीने हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, हम $500 बिलियन हम अमेरिका से। ओके सर, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं कुछ रिटेल्स के फेवरेट स्टॉक्स का नाम लूंगा, आपको बस बाय, सेल और होल्ड बोलना है। तो सर, ये गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन में क्या हो रहा है? मतलब इतनी गिरावट क्यों, और क्या इक्विटी मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, गोल्ड तो बच गया, करीब वहाँ पे सिर्फ 15% का फॉल देखने को मिला है, पर बिटकॉइन और सिल्वर में तो पूरा ब्लडबाथ देखने को मिला है। सिल्वर इज़ डाउन 45% एंड बिटकॉइन इज़ डाउन 50%। और ये सब का ट्रिगर क्या है, तो कल की वीडियो मैंने डिटेल में समझाया। जो नए फेड के चेयरमैन आ रहे हैं वो एक नोन हॉक हैं, तो उसकी वजह से मार्केट्स में बहुत ज़्यादा दहशत है और इसी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और अब देखिए कि जब से उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, डॉलर इंडेक्स में करीब 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। सो डॉलर इंडेक्स 96 से 98 पहुंच गया है पिछले 7-8 दिनों में। और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं 10 इयर्स के, जो ट्रेजरीज हैं, वो भी अब 4.2 पे पहुंच गए हैं। तो पैनिक तो देखो साफ दिख रहा है। और बेसिकली हो क्या रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी लोग प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, वो अपना कैश अपने पास लेकर रख रहे हैं, क्योंकि जो उनकी रेपुटेशन है, आने वाले दिनों में किसी ना किसी तरीके से वो मनी सप्लाई को कम करेंगे। सो मनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पर भी हमें दिख रहा है। तो जो जहाँ जहाँ आप देखेंगे, खास करके एआई के स्टॉक्स में, जिसमें लोग प्रॉफिट्स पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स पर, वहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चल रहा है, ये एक सेल ऑफ नहीं है। लोग अपने मुनाफे को अपने घर पे ले जा रहे हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट पर अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा अभी तक इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन और सिल्वर, इसमें लोगों ने ज़्यादा पैसा कमाया है। अब अगर हम इंडिविजुअली बात करें, तो गोल्ड में अगर हम देखें तो सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे झाग जो है, थोड़ा बबल थोड़ा कम था। सिल्वर और बिटकॉइन में रिटेल वालों की भरमार थी, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ब्लडबाथ हुआ है। और बिटकॉइन में एक और फैक्टर काफ़ी वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह ये है कि बिटकॉइन को लोग अब एप्स्टेन के साथ लिंक करके देख रहे हैं, जो फाइल्स जो भी सब आई हैं, तो वहाँ पर एक एडेड लेवल ऑफ पैनिक ऐड हो रहा है। और इसी वजह से आप देखिए, आई थिंक 1.2 लाख के आसपास बिटकॉइन था, और वहाँ से कितना हमें फॉल देखने को मिला है, करीब करीब 50%, और ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो अब इक्विटी मार्केट क्या इससे बचे रहेंगे? तो अभी इसका पहला इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है एआई के स्टॉक्स में। क्या ये स्प्रेड होके हर तरफ जाएगा? तो मुझे लगता है अभी थोड़ा हमें जो केविन वॉर्श की जो हियरिंग होनी है सेनेट में, जहाँ वो अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करेंगे, और वहाँ से हमें ट्रिगर मिलेगा। और अगर वहाँ पर वो थोड़ा भी हॉकिश बात करते हैं, तो मार्केट में बड़ा गिरावट आ सकती है। ध्यान रहे कि आप इंटरेस्ट रेट्स को गिराकर भी मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं, अपने फेड की बैलेंस शीट्स को श्रिंक करके, और उनकी वही स्ट्रैटेजी होगी जिससे मार्केट को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में हमें और भी इसके बारे में अपडेट्स मिलेंगे। मार्केट गिर रहा है, स्टॉक्स 30 से 40% तक गिर चुके हैं, पर यहाँ मौका है या धोखा? मौका वही मिलेगा जहां ग्रोथ है, जहां वैल्यू है, लेकिन 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता
कि स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है? नतीजा, वो 100 के स्टॉक को 200 पर खरीदते हैं। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना एंड उसके सही वैल्यू को कैलकुलेट करना? तो देर किस बात की, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और पिछले सेशंस के पार्टिसिपेंट्स के लिए ये सिर्फ वैल्यू क्रिएशन नहीं था, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था। और इसका प्रूफ उनका खुद का फीडबैक। See you in the master class. This time beyond boundaries, beyond the limit. Invest for Alpha 3. Be limitless. सर ग्लोबली अगर देखें तो एआई वाले स्टॉक्स में भी गिरावट हम लोग को देखने को तो मिली है एंड सर कई तरीके की कंसर्न्स की बातें हो रही हैं। अब सर यहाँ पर क्या अपडेट है, क्या कंसर्न्स है, थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी एआई के स्टॉक्स के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। इनफैक्ट कई कंपनीज के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अब देखिए, अगर आप एनवीडिया की बात करिए, सो करीब 32 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने नेट इनकम पोस्ट की है। 74% का उनका मार्जिन है। इतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है। अल्फ़ाबेट ने भी 35 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मेटा के जो एआई एनेबल्ड ऐड हैं, जो उनके नए नए फीचर्स हैं, उसमें 24% का ग्रोथ उन्होंने पोस्ट किया है। बट कुछ कंपनीज के, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के और कई और कंपनीज उसी तरीके की हैं जिन्हें मैं प्योर एआई प्ले नहीं मानता हूँ, उनके रिजल्ट्स में थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो एआई के कोर प्लेयर्स हैं, उसमें कोई हमें मेजर उनके प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं रिजल्ट्स में। तो आप देखिए, एक तरफ ये कंपनीज इतना प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं, मेटा जैसी बड़ी कंपनी 24% का ग्रोथ अपने एक की सेगमेंट में पोस्ट कर रही हैं। और अगर इनको आप हमारे आईटी सर्विसेज कंपनी से कंपेयर करिए, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआईएम, एचसीएल, ये क्या पोस्ट कर रही हैं? 1%, 2%, 3%, 4% इस तरीके की रिटर्न्स पोस्ट कर रही हैं। जबकि ये कंपनीज 20 साल से बिजनेस कर रही हैं। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि आपको अगर टेक्नोलॉजी में बेट करना है, आपके पास इंडिया में ऑप्शंस नहीं है, आपको बाहर ही देखना है। तो कंसर्न क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी की कंसर्न्स के भी लोग बात कर रहे हैं। तो आइए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कंसर्न ये है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2026 में जो बिग टेक है, जिसमें ये जो 5-6 कंपनीज आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट और ये मेटा, ये सारी जो कंपनीज आती हैं, $500 बिलियन 2026 में ये इन्वेस्ट करने वाली है। तो इन्वेस्टर कम्युनिटी को ये चिंता है कि जिस तरीके से आप पैसा पंप कर रहे हैं, क्या आपके इनकम उस तरीके से ग्रोथ करेंगे? इसको लेकर कंसर्न है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये कंपनीज ने अभी अपने कार्ड्स खोलने शुरू किए हैं। ओके, अभी इनका टारगेट कौन है? अभी इनका टारगेट है पब्लिक। ओके, जिस दिन ये एंटरप्राइज वाइड सॉल्यूशंस देना शुरू करेंगे, जैसा कि अभी एंट्रोपिक ने किया, उस दिन इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। क्योंकि आप इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिटेल के भरोसे आप नहीं चल सकते। आपको एंटरप्राइज कॉर्पोरेट्स को ही देखना है और नेक्स्ट वेव जो आने वाली है उससे में आने वाली। तो ये जो हमें मौका मिल रहा है ना, इसमें आप जो देख रहे हैं, इसमें आपको एक चीज़ पता चलेगी कि कौन से कंपनीज का फ्यूचर अच्छा है, कौन से कंपनीज का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है। तो जिनके नंबर्स अच्छे नहीं होंगे, मार्केट्स उनके शेयर प्राइस को लेवल पर ले आएगा। लेकिन जो अभी भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, मार्केट्स उनको रिवॉर्ड भी करेगा। तो अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनीज आने वाले दिनों में उनके जो परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है और कौन सी कंपनी थोड़ा प्रेशर में रह सकती हैं, तो जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेयर्स हैं, दे विल डू वेल। और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज इसमें हैं एआई से रिलेटेड, वो उतना अच्छा नहीं करेंगे। तो आप देखिए, एनवीडिया हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ये अच्छा करेंगे आने वाले दिनों में, इनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए, फिग्मा, सर्विस नाउ, स्नोफ्लेक,
इन कंपनीज ये थोड़े अभी प्रेशर में रहेंगी। इनको अभी भी ये प्रूव करना है कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स उस हिसाब से आएंगे। तो एआई भी ऐसा नहीं है कि किसी भी एआई के स्टॉक में आप पैसा लगा देंगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये भी अब काफ़ी पोलराइज्ड हो गया है, तो आपको बहुत सोच समझ कर अपने पिक्स को ऐड करना है। अच्छा सर, ये जो एंथ्रोपिक का नया एजेंटिक सिस्टम आया है, इससे इंडियन आईटी सेक्टर को कितना खतरा है? और क्या ये बैंक्स और हॉस्पिटल सेक्टर्स में भी अडॉप्टेड होगा? बिकॉज इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रिस्क भी तो है। ओके, सो दो क्वेश्चंस आपने पूछा है कि पहला कि इससे कितना नुकसान आईटी सर्विसेज कंपनी को होगा हमारे, और दूसरा क्या इसे जो बैंक्स और इंश्योरेंस और ये हॉस्पिटल्स टाइप की जो कंपनीज हैं क्या इसे अडॉप्ट करेंगी, और अगर नहीं करेंगी फिर तो इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 40% ऑफ बिजनेस सिर्फ जो BFSI से आता है इन आईटी सर्विसेज कंपनीज को। ओके, सो पहले हम बात करते हैं कि कितना ये हार्म करेंगे। सो देखिए, जो आईटी सर्विसेज कंपनी का बिजनेस होता है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही होता है, कोडिंग ही होता है, हमेशा ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, मुझे लगता है 10% से कम होते हैं। जो सबसे बड़ा चंक होता है वो होता है मेंटेनेंस का। आप अगर कोई वेबसाइट पे जाते हैं, वो वेबसाइट डाउन होती है तो बैकएंड में कोई ना कोई टीम उस प्रॉब्लम को फिक्स कर रही होती है, वो ये कंपनीज करती हैं। ओके, और इसके बाद काफ़ी ऐसे काम भी होते हैं जो ये कंपनीज करती हैं जो नॉन सॉफ्टवेयर या नॉन टेक्निकल आप कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, इस तरीके के बहुत से काम होते हैं। जैसे आप अकाउंट खोलते हैं, वो भी आउटसोर्स होता है, तो इस कंपनी में कोई बैठ के वहाँ पे डेटा एंट्री करता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। तो जो ये जितने भी जो नॉन सॉफ्टवेयर या नॉन टेक्निकल काम जो ये कंपनीज करती हैं, मुझे लगता है कि ये इनके 40 to 50% का रेवेन्यू होता है, ये सारा ये कंपनीज खा जाएंगी। ओके, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का क्या होगा। अभी तक हम कह सकते हैं कि जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, अभी तक हम कह सकते हैं कि सेफ है। ये एआई वाली कंपनीज अभी तक उसका बिजनेस खाने की सिचुएशन में नहीं है। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि रिसेंटली ही एंथ्रोपिक के CEO ने कहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल बी डेड इन नेक्स्ट 6 to 8 months। इट्स वेरी स्कैरी कि कभी क्या हम ऐसे सिचुएशन में आ सकते हैं कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक एआई एजेंट हमारे लिए बना सकता है। मुझे नहीं पता ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनका कहना है। तो इसलिए ये खतरे की घंटी तो देखो है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक्सटेंड नहीं भी कर पाते हो, 30-40% का आप बिजनेस इनका खा लोगे तो कंपनी तो आधी होगी। ओके, सो रिस्क इज रियल, इस रिस्क से हम हट नहीं सकते हैं। इतने दिनों तक ये कंपनीज क्या कर रही थी? लेबर आर्बिट्राज, यानी कि जो काम USA में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर $200 पर घंटे के रेट पे करता है, यहाँ पर $40 के रेट पर होगा, इसलिए ये काम यहाँ मिल रहा है। ये काम यहाँ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। ओके, सो अब वो खत्म हो रहा है, क्योंकि अब हमारा कंपटीशन, हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कंपटीशन AI एजेंट्स के साथ है, जिसको कोई मंथली सैलरी नहीं देनी है, कोई छुट्टी नहीं देनी है, कोई लीव नहीं देनी है। ओके, सो द डेंजर इज रियल। नाउ दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भाई ये जो 40% बिजनेस बैंक्स और फिनेंस वर्ल्ड से आता है इन आईटी सर्विसेज कंपनी को, क्या ये एजेंट्स को अडॉप्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ तो प्राइवेसी नहीं है, आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपका डेटा तो वो पढ़ लेगा, अपने सर्वर पे भेज देगा, तो भाई फिर तो अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हम बच जाएंगे। मैटर ये नहीं है कि ये अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मैटर ये है कि आपके काम को एक AI एजेंट कर सकता है। ओके, दूसरी चीज, आपको पता है
कि ये बैंक्स और जो फाइनेंस की कंपनीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं ये इसको यूज़ नहीं करेंगी, हमको पता है यूज़ नहीं करेंगी, जिन्होंने बनाया है उन्हें नहीं पता क्या वो। सो थोड़ा इंतज़ार करिए, अगला जो वर्जन आएगा ना वो वैसा ही आएगा जिसमें उनके उन कंसर्न्स का ध्यान में रखा जाएगा कि आपका डेटा सेफ है और वो डेटा बाहर नहीं जाएगा। और यही है डर मार्केट को। तो जब आप एक चीज़ साबित हो गई कि ह्यूमंस, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस किया जा सकता है, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन गया है, अब उस पर आगे काम होगा और उनके कंपनीज के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। और ध्यान रहे कि अगला जो एआई का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा वो रिटेल से नहीं मिलेगा, वो कॉरपोरेट से ही मिलेगा। तो अब जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कॉरपोरेट्स के लिए ही आएंगे। वैसे सर 2024-25 तक तो इन्वेस्टर्स ने ठीक ठाक प्रॉफिट देखा, लेकिन 2026 में सब बदलता हुआ दिख रहा है। रिटेल पोर्टफोलियोज प्रॉफिट से लॉस में आ गए। एंड सर ऐसे में अगर देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने माइंडसेट में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए? देखो, सिनेरियो में ड्रास्टिक चेंज आया है। ओके, सो 2024-25 में जो चल रहा था वो शायद अब नहीं चलेगा। ओके, सो हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि पहले क्या था और अब 2026 में क्या चल रहा है। सो मार्केट का ड्राइवर, जो मार्केट को ड्राइव कर रहा था, वो क्या चल रहा है। तो 2024-25 में क्या था, लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट था। इतनी लिक्विडिटी थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में जो है गिरावट देखने को मिल रही थी, एफआईए का फ्लो आ रहा था, तो लिक्विडिटी ही बाजार को चला रहा था। अब बाजार को क्या चला रहा है, पॉलिसी, ट्रेड डील हुई कि नहीं, टैरिफ लगा कि नहीं, जो पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सब कुछ इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, सो अब हम पॉलिसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ अगर आप देखिए तो 2024-25 में कौन से एसेट्स चल रहे थे, मोस्टली स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में अच्छा गेन हमें देखने को मिला। जो वहाँ पर हवा भरी गई वो हवा अब निकल रही। अब जो है हम थोड़ा लार्ज कैप की तरफ हमें देखना पड़ेगा। और अब देख भी रहे हैं कि मार्केट्स चढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लार्ज कैप्स चढ़ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आर एक्चुअली गोइंग डाउन। अब स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो अभी तक क्या हो रहा था कि हम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, कोई भी स्टॉक खरीद लो चल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कमाओ, ये चल रहा था। लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कम से कम स्क्रीन पर तो देखा, वो बुक किया या नहीं किया ये अलग कहानी। अब जो हम 26 में आ गए हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी डिफेंसिव। एग्रेसिव होने से बात नहीं चलेगी, हमें बहुत डिफेंसिव, केयरफुली और कैपिटल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हमें कोई भी ऐसा स्टॉक हम नहीं डाल सकते जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। ओके, सो बहुत डिफेंसिव होके खेलना पड़ेगा। और अगर हम रिस्क की बात करें तो पहले के टाइम पे रिस्क क्या था, इंटरेस्ट रेट का रिस्क। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, घटेगा, रिसेशन आएगा, नहीं आएगा, वो सब से मार्केट्स चल रहे थे। अब सिचुएशन क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कि कहाँ पे लड़ाई होगी, क्या होगा, और साथ में एआई में क्या हो रहा है। एआई ही दुनिया की इकॉनमी को ड्राइव करेगी। आने वाले दिनों में जो कंट्री एआई को अडॉप्ट करेगा, उसमें ग्रोथ दिखाएगा, उसी की इकॉनमी फ्लरिश करेगी। और इसीलिए अमेरिका में एआई पर इतना ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें अगर हम लीडर नहीं बने, हमारी इकॉनमी इज़ फिनिश्ड। तो ये बेसिकली जो है ना, मैं कहूँगा कि पूरा 180 डिग्री इसमें चेंज हमें होता हुआ दिख रहा है और हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे ये पास में तो ऐसा हुआ था, उसके बाद गिर के मार्केट चढ़ गए थे, स्टॉक्स में तो लॉस होता है फिर बढ़ जाता है, भैया ये नहीं चलेगा। टाइम्स आर चेंजिंग एंड टाइम्स हैव चेंज्ड, सो बी वेरी कॉशियस। ये सोच के नहीं हमें चलना है कि जो पास्ट में हुआ वो दोबारा होगा। ओके सर, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं कुछ रिटेल्स के फेवरेट स्टॉक्स का नाम लूँगा, आपको बस बाय, सेल और होल्ड बोलना है। तो सर पहला स्टॉक है HAL, सेल। दूसरा BEL, होल्ड। तीसरा टाटा मोटर्स, सेल। एंड देन NTPC, बाय।
आंसर चलिए इसका जवाब तो मुझे मालूम है, अदानी पोर्ट्स। आपको पता है जवाब? देन गोल्ड, होल्ड। सिल्वर। सिल्वर इज कॉम्प्लिकेटेड। सर एक ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है। व्हाई डू यू वांट टू ट्रस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रम्प? व्हाई नॉट वेट फॉर फाइन प्रिंट? दीज आर प्री मैच्योर कंक्लूजन्स फ्रॉम यू। ओके, आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने शायद ट्रेड डील के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो भी पॉइंट्स कहे गए थे उसके बेसिस पर मैंने शेयर किया था। ठीक है, फेयर पॉइंट है कि फाइन प्रिंट्स आने चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ट्रम्प ने कुछ चीज़ कही है और हमें लगता है गलत कही है, तो हमारे सरकार में से किसी को खड़े होकर कहना चाहिए कि नहीं, ये गलत बोल रहा है। अगर किसी ने बोला हो तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे मेरे नोटिस में तो आया नहीं है। अगर कोई गलत बयानी करेगा, कल को यही बात पाकिस्तान कह देगा, तो हमारे मिनिस्टर खड़े होकर बोलेंगे ना कि कैसे कह दिया, तो बोलना चाहिए। तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि किसी ने बोला है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। $500 बिलियन हम अमेरिका से सामान खरीदेंगे। ओके, ये उस दिन हमने कहा और ऐसी खबरें आई, बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, $500 बिलियन हम एक साल में नहीं 5 साल में लेंगे। भाई $100 बिलियन तो आप दे रहे हो ना एक साल में, 5 साल में $500 बिलियन तो दोगे ना। तो 500 ठीक है, एक साल में नहीं दोगे, 5 साल में दोगे ना, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। सो मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर यहाँ पर चेंज होगा। और अगर ट्रम्प ने गलत कहा है तो मुंह पे बोलना चाहिए कि भाई आपने गलत कहा है, कह दे कोई। इन ग्लोबल स्टॉक्स को चेक करिए, इन्होंने लास्ट ईयर अप टू 15 टाइम्स तक का प्रॉफिट दिखाया। क्या आप इस तरह की फ्यूचर के ग्लोबल ग्रोथ स्टोरीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो देर किस बात, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और ये है हमारे पिछले इन्वेस्ट फॉर अल्फा वर्कशॉप सेशंस का रिव्यू। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट। इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? ओके, देखो, अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है इस साल हम 22,000 के लेवल की तरफ जा सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी आपके साथ शेयर किया है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या हमें दिख रहा है? देखिए, ये जो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई है, इसके अनाउंसमेंट के बाद हमें एक शार्प गैप अप देखने को मिला। लेकिन अगर आप प्राइजेस को देखेंगे ना, तो वहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है और हम लगातार पिछले 3-4 दिनों से लोअर लोज को बना रहे हैं। ओके, नॉर्मली जब इस तरीके के गैप्स बनते हैं और मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, तो वो नीचे आकर गैप को फिल करता है। गैप मुझे लगता है करीब 25,400 के आसपास के करीब होगा। काफ़ी नज़दीक से आज उसका लो मारा है। सो उस गैप को पहले तो उसे फिल करना पड़ेगा। लेकिन आप पिछले 3-4 दिनों से देखो तो वो न्यू हाइज को नहीं बना पा रहा है, पिछले डे के न्यू हाइज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ओके, सो ये बेसिकली दिखा रहा है कि मार्केट इज नॉट श्योर। मैं ये मान सकता हूँ कि एक दिन जो है फॉल हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन आज तक फिर हमें थोड़ा रिकवरी होती हुई दिखनी चाहिए। आज मार्केट ग्रीन में तो क्लोज हो गए गिरते पड़ते, लेकिन डेटा में और जो मार्केट के का परफॉर्मेंस है उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई यहाँ पर मेजर स्ट्रेंथ है। अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, ऑफ कोर्स क्योंकि मार्केट्स ऊपर गए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई यहाँ पर मेजर हमें बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स की इस वक्त जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी 25,800 के आसपास, हम उससे काफ़ी नीचे हैं। सो जब फेयर वैल्यू से हम नीचे होते हैं, क्यों होते हैं? आप सबको पता है फेयर वैल्यू क्या है।
बिकॉज मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि इस महीने हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, हम नीचे की तरफ ही रहेंगे, इसलिए फेयर वैल्यू से भी नीचे मार्केट्स ट्रेड हो रहे हैं। तो डेटा में अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब तक 25,300 का लेवल हम बचा पा रहे हैं, तब तक हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लें, थोड़ा हम होप कर लें कि फिर रिकवरी आ जाएगी। एक बार ये लेवल ब्रीच हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है दोबारा से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो मुझे लगता है अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए। अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा, आप देख भी रहे हैं कि आप शॉर्ट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, लॉन्ग करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा हम वेट करते हैं। मुझे लगता है आज के दिन जो है मार्केट्स के टर्न होने का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। थोड़ा आप कंफर्मेशन का वेट करना है। मुझे लगता है मंडे को जब हम फिर मिलेंगे हम एक बेटर सिचुएशन में होंगे। सो तब तक के लिए इंतज़ार करिए।